हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया कोर्स एमए साइकोलॉजी का इग्नू का, जो है MPCE 031। इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में, और इसका जो यूनिट 1 है वो शुरू होता है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में ये समझा रहे हैं आपको सबसे पहले कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही डिमांड की आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी एक फील्ड है साइकोलॉजी की। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो हमारी सोसाइटी में ना बहुत सारे अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है। कोई गवर्नमेंट है, कोई नॉन गवर्नमेंटल है, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब जैसे कह रहे हैं, आप अपने बारे में सोचो, आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कोई सोशल ग्रुप हो गया, किसी ग्रुप के आप पार्ट हो, कोई क्लब हो गया, या आपकी फैमिली ही क्यों नहीं हो गई, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर बहुत फेमस नाम जो आपको सुने हो, जैसे BSES हो गया, या मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, जैसे मेट्रो का जो अलग से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या जो RWA जो ग्रुप होता है, जैसे हर सोसाइटी का अपना एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है। तो ये सारे जो नाम है ना, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। मतलब कहने का ये है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ से रिलेटेड हैं, जहाँ पे हम जाते हैं, जहाँ पे आप देखते हो कि कुछ लोग होते हैं जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठे काम करते हैं, उनका एक कॉमन गोल होता है, फिर वो लोगों हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं, और सोसाइटी में उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। उनके बिना एक सोसाइटी जो है वो चल नहीं सकती, डेवलप नहीं हो सकती। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं कि कुछ पास्ट सेंचुरी में ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ती भी जा रही हैं, बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रोथ नज़र आ रही है अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में। और क्योंकि इनमें हम जैसे लोग काम करते हैं, बिकॉज ह्यूमन बींग्स काम करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर, उनकी साइकोलॉजी को उस माहौल में स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जहाँ वो इतना टाइम रहते हैं, अपने दिन का इतना ज़्यादा टाइम बिताते हैं, चाहे वो उनका वर्क प्लेस हो गया, चाहे वो उनकी फैमिली हो गई, जहाँ वो रह रहे हैं, जो उस एनवायरनमेंट में वो हमेशा रहते हैं, वहाँ वो किस तरह वो एनवायरनमेंट उनको भी उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, या वो खुद उस एनवायरनमेंट में कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एनवायरनमेंट को। ये मतलब रेसिप्रोकल है। तो इसको हमें स्टडी करना, बिहेवियर को। और उस साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम बिहेवियर ही स्टडी करते हैं। तो एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज़ अ फील्ड वेयर वी स्टडी इंडस्ट्रियल बिहेवियर, कि कैसे वो बिहेवियर है जो उनका उस ऑर्गेनाइजेशन में नज़र आता है, ठीक है। तो इन दिस यूनिट वी विल एग्जामिन व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये देखेंगे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद लुक एट द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, मतलब ये क्या चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। और बाद में हम रिलेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है कि अ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट। सोशल यूनिट का मतलब है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पीपल, 2 से ज़्यादा लोग होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा। दैट फंक्शंस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस टू अचीव अ कॉमन गोल या कॉमन सेट ऑफ गोल्स। तो एक फैमिली का भी कॉमन गोल क्या होता है कि फैमिली, पूरी फैमिली मिलके सर्वाइवल गोल होता है सबसे पहले, तो बेसिक नीड्स फुलफिल करना। उसके बाद उनका गोल होता है आगे ग्रो करने का, और अपने आप को कैसे, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करनी है। तो ये कॉमन गोल्स हैं। इसलिए एक फैमिली भी एक यूनिट है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी। उन सबका कॉमन गोल है जो मिलके वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ वाई फैमिली इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही स्कूल होता है, वहाँ पे सारे जो काम करने वाले हैं, या कॉलेज हो गया, या कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई ग्रुप हो गया, कोई क्लब हो गया, जहाँ पे आप जाते हो, आपने कोई क्लब ज्वाइन कर रखा है, तो उनका सबका एक कॉमन गोल होता है। तो ये कह रहे हैं कॉमन गोल होना चाहिए जहाँ पे लोग हैं, सोशल यूनिट है, ठीक है। नाउ ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फीचर्स होते हैं। तो पहली करेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजेशंस आर आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है मैन मेड, मतलब जो चीज़ ह्यूमंस ने बनाई है, ठीक है। इट इज़ नॉट नेचुरल, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो नेचुरल एंटिटीज नहीं है, जैसे लिविंग बींग्स होते हैं,
पर ये वो है मैन मेड है, मतलब ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं, नेचुरल एंटिटी नहीं है। दूसरा है गोल डायरेक्टेड है, जैसे कि मैंने बोला कि इसमें क्लियर गोल्स होते हैं सबके, और सबका एक पर्पस होता है, एक सबके अलग अलग छोटे छोटे पर्पस होते हैं, लेकिन सबका एक कॉमन गोल एक ही होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। एंड इसका मतलब ये है कि एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ कॉमन गोल, और इवन दैट एवरीवन इज अवेयर और अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि सबके अपने अपने पर्पस होते हैं लेकिन एक कॉमन गोल होता है और सबको पता होता है कि वो गोल क्या है। वो बहुत ज़रूरी है सबको पता होना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल क्या है। फिर सोशल एंटिटी है, क्यों? क्योंकि इसमें लोग काम कर रहे हैं, और जहाँ लोग काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सोशल हो ही जाता है क्योंकि उसमें लोग हैं। फिर आता है स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी है। स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी का मतलब ये है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है इसमें, कि किस तरीके से सबको काम डिवाइडेड होगा, कितने पार्ट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी। तो जैसे घर में भी सबके अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबके काम डिवाइडेड होते हैं। फाइनेंस कौन देखेगा, घर का सामान खरीदने का काम किसका होगा, और अलग अलग काम बटे हुए होते हैं ना घर में। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, HR डिपार्टमेंट अलग होता है, स्टोर डिपार्टमेंट अलग होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग तरह के, मैनेजिंग डिपार्टमेंट। तो उनका काम क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। हायरार्की भी होती है कि अथॉरिटी होगा। अब ये हायरार्की का कॉन्सेप्ट कहाँ होता है कहाँ नहीं होता वो बात की बात है, बट देर इज़ अ स्ट्रक्चर। फिर नॉर्मल बाउंड्रीज, नॉमिनल बाउंड्रीज, नॉर्मल नहीं नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब है कि एक कंसेंसस होता है, सबको पता होता है कि कौन किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या पार्ट प्ले कर रहा है और कहाँ बिलोंग कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हु एंड व्हाट बिलोंग एल्सवेयर। दिस मीन्स नो वे ऑर्गेनाइजेशन इज आइसोलेटेड फ्रॉम इज आउटसाइड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाहर से भी उसका बहुत रिलेशन है, जिस जगह पे वो है वो क्लोज नहीं है, ओपन है। उसको अपने अपने अंदर के और अपने बाहर के दोनों चीज़ों से उसको रिलेशन मेंटेन करना होता है। फैमिली एक क्लोज सिस्टम नहीं है, ओपन सिस्टम है। उसको उसके ऊपर सोसाइटी का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है और फैमिली का सोसाइटी पे भी रेसिप्रोकल रोल है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जहाँ है वहाँ पे उस कल्चर उस सोसाइटी का भी इन्फ्लुएंस उस पर पड़ता है, और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम हो रहा है या उसके जो भी गोल्स हैं उसका इन्फ्लुएंस उस सोसाइटी पे भी पड़ता है। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि बाउंड्रीज बहुत नॉमिनल है, मतलब बहुत क्लियर नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई नॉमिनल बाउंड्रीज, और ये कंसेंसस है। कंसेंसस मतलब सबको पता होता है, सब एग्रीड होते हैं इस बात पे कि हु और व्हाट इज द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हु और व्हाट बिलोंग्स एल्सवेयर, कि क्या चीज़ें अंदर की हैं सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन की और क्या चीज़ें बाहर की हैं। एंड दिस इन नो वे मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज आइसोलेटेड, मतलब बाउंड्रीज होते हुए भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेटेड नहीं है। वो जिस जगह पे है उसका असर उसके ऊपर होता है, ठीक है। एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है कि आप जैसे अब इमेजिन करो कि जैसे आप जिस स्कूल में जाते हो या जिस कॉलेज में पढ़ते हो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या वो एक आर्टिफैक्ट है, उसके गोल्स क्या हैं, उसके कॉमन गोल्स क्या हैं, आप ये सोचो। और कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, की मेंबर्स कौन हैं, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, और उनकी बाउंड्री नॉमिनल बाउंड्रीज क्या हैं। तो ये एक एक्टिविटी उन्होंने दी है जिससे आप समझ सकते हो। जैसे आप किसी स्कूल में जा रहे हो तो कौन लोग वहाँ काम करते हैं, कौन उसके मेन की मेंबर्स हैं जो उसको चला रहे हैं, कौन कौन से जो वहाँ पे उनके गोल्स क्या हैं, ठीक है। फिर कौन से ऑपरेशंस यानी कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं, स्ट्रक्चर कैसा है। बाउंड्रीज मतलब जिस जगह पे वो स्कूल है आसपास की जो सोसाइटी है उसकी, उसका इफेक्ट उसके ऊपर कितना है, या उस स्कूल के अंदर जो है एक्टिविटीज़ होती हैं उसका इफेक्ट सोसाइटी पे कितना है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप एक्टिविटी करके मतलब सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। फिर इसके लिए ना कुछ मेटाफर्स भी यूज़ किए गए हैं। मेटाफर होता है कि उसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए दूसरे तरीके से कुछ वर्ड्स यूज़ करे हैं, जिससे ये मॉर्गन के दिए हुए हैं। तो हम बार बार ये नीचे देखेंगे कि मॉर्गन का नाम आएगा लिखा हुआ। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिससे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। तो एक मेटाफर यूज़ करा हुआ है, जैसे मशीन, ऑर्गेनाइजेशन एज अ मशीन। ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन की तरह होती है। मशीन की तरह क्यों? क्योंकि जैसे मशीन जो है वो उसको कुछ समथिंग स्पेसिफिक कोई काम करने के लिए बनाया जाता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ काम करने के लिए बनाई जाती है।
एंड क्लियर डिफाइंड पार्ट्स होते हैं, जैसे मशीन के पार्ट्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के भी पार्ट्स होते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, और ऑर्गेनाइजेशन को भी काम करने के लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, कंट्रोल चाहिए होता है, जैसे एक मशीन को चाहिए होता है। तो इन्होंने एक एग्जांपल आपको दिया है फास्ट फूड इंडस्ट्री का, मैकडोनल्ड्स का, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब वहाँ पे स्टैंडर्डाइज काम होता है बिल्कुल, और वो कैसे डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में। फास्ट फूड की कोई भी ले लो, चाहे मैकडोनल्ड, इन्होंने इसलिए दिए क्योंकि ये एक प्रॉपर साइंटिफिक मैनेजमेंट तरीके से चलता है मैकडोनल्ड्स में, कि अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट का काम होता है फ्राइज़ बनाना, एक का काम होता है बर्गर बनाना, एक होता है जो उसको पैक करता है, तो ऐसे डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं उस टाइप से। और एक भी डिपार्टमेंट गड़बड़, जैसे मशीन का एक भी पार्ट खराब हो जाता है पूरी मशीन रुक जाती है, ऐसे एक भी डिपार्टमेंट रुक जाए तो पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल देके इन्होंने दिया, आप कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो इसमें चाहे आप, तो एक जस्ट एक एग्जाम्पल कि मशीन जैसे काम करती है वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती है, और यहाँ पे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे सर्विसिंग यानी कि दोबारा से कैसे उसको रीस्टार्ट करा जाए, कौन सी पॉलिसीज चेंज करी जाए, क्या करना चाहिए जिससे वो चीज़ प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, वो सब करते हैं। नेक्स्ट मेटाफर है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनाइजेशन एज ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करा हुआ है। क्यों? जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि वो कांस्टेंट इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते रहते हैं, मस्ट अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए उनको भी अडेप्ट करना पड़ता है अपने आप को ताकि वो सर्वाइव कर सकें। और ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम मतलब वो अपनी सोसाइटी को अफेक्ट करता है, ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी उसको अफेक्ट, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का मैंने बताया। डायनामिक रिलेशन होता है अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है ना, वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जिसके फंक्शन सारे इंटरकनेक्टेड हैं और आपस में, और वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है अपने सोसाइटी को अपने फंक्शंस के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने इसको एक ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करा हुआ है। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन एज ब्रेन। ब्रेन से क्यों कंपेयर करें? बिकॉज यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे लाइक मैप्स इन द ब्रेन टू आउटलाइन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हैंडल व्हाट। ब्रेन में जैसे हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा काम करेगा। जैसे हमारा फ्रंटल लोब है तो वो हमारी इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव फंक्शन देखेगा, ऑसिपिटल लोब है तो वो हमारे विजन को कंट्रोल करेगा। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं ब्रेन में, वो अलग अलग काम करते हैं। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, जैसे हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में आप देखोगे प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कि पहले ऊपर हायर अथॉरिटीज़ होती है, फिर उसके ऊपर मैनेजमेंट होती है, उसके नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं, प्रॉपर चार्ट होता है, ठीक है। और एक हॉलोग्राम से कंपेयर कर रहे हैं मॉर्गन, यहाँ पे कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन एक हॉलोग्राम की तरह होती है। हॉलोग्राम आप सबने देखा होगा कि एक पिक्चर हो, एक छोटे से स्टिकर्स हॉलोग्राम के आपने देखे होंगे कि हॉलोग्राम क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे पार्ट्स जुड़ के एक प्रॉपर हॉलोग्राम बना होता है। वो ये ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कर रहे हैं उससे, ये सारी छोटी छोटी यूनिट्स जुड़ के एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसमें फंक्शनल रिडंडेंसी मतलब a kind of excess capacity not by adding spare parts but by adding extra functions to each of the operating parts। मतलब जो हमारे पार्ट्स हैं अलग अलग, उनमें उनके फंक्शंस को और ज़्यादा बेटर बनाना, रिच बनाना, उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग देके। पार्ट्स का मतलब यहाँ पे समझ रहे हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो ऐसे डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं करना जो खाली बैठे हैं। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि जैसे कोई रिडंडेंट होता है, जो चीज़ वेस्ट पड़ी है वो नहीं करना है, हमें फंक्शनल बनाना है। जितने भी डिपार्टमेंट है ना हमको, जैसे हमारे ब्रेन में जितने भी पार्ट्स हैं वो सब एनरिचमेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए, ज़्यादा काम करे और कोई वेस्ट ना हो कोई चीज़। वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि फंक्शनल हो सारी चीज़ें ताकि इनोवेशन हो सके, डेवलपमेंट हो सके। फिर वेराइटी हो सब में, डाइवर्सिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर सके। मिनिमम स्पेसिफिकेशन में कैपेसिटी होनी चाहिए इवॉल्व करने की, जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है, जैसे हमारी जनरेशन बदल रही है, हमारा ब्रेन इवॉल्व कर रहा है, वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को भी इवॉल्व करना ज़रूरी है। अपने तौर तरीके, अपनी पॉलिसीज़, रूल्स चेंज करने ज़रूरी है जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है। एंड प्रोसेस ऑफ सर्टेन डिग्री ऑफ स्पेस और ऑटोनॉमी, मतलब अपने जो पार्ट्स हैं, जो भी अपने डिपार्टमेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा स्पेस दें, ऑटोनॉमी दें,
इंडिपेंडेंट छोड़ दें, ताकि वो अपने आप कोई नई चीज़ क्रिएट कर सके, इनोवेट कर सके, हमेशा कंट्रोल में नहीं करके रखें। बिल्ड द होल इनटू ऑल पार्ट्स। होल इनटू ऑल द पार्ट्स का मतलब है कि द कल्चरल कोड्स बाइंडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक कल्चर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करके रखता है, एक नेटवर्क होता है, एक डिज़ाइन होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। ये सारी चीज़ें जो मिलके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो सबका अपना अपना काम होता है, सारी टीम्स और सारी चीज़ें मिलके एक होलिस्टिक, एक होल डिपार्टमेंट बनाती है। मतलब एज अ होल हम देखते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टीम्स हैं, छोटे छोटे रोल्स हैं सबके, तो सारी चीज़ें मिल के होल बना रही हैं, जो पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकती हैं, जिनके अलग अलग कल्चर हो सकते हैं, अलग अलग नेटवर्क हो सकते हैं, स्ट्रक्चर हो सकते हैं, अलग अलग काम हो सकते हैं, बट स्टिल वो टुगेदर एक होल कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक एबिलिटी आ जाती है, लर्निंग टू लर्न। मतलब वो चीज़ें सीख रहे हैं लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, तो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उनको क्वेश्चन करने के लिए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, चेंज करने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए। तो इसलिए इसको ब्रेन से कंपेयर किया हुआ है। फिर ऑर्गेनाइजेशन एज कल्चर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर की तरह कुछ कॉमन बिलीफ होते हैं, कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है, कुछ रिचुअल्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको जाते पता चल जाता है कि यहाँ के लोग किस तरीके से उठते बैठते हैं। वो घर में चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन में है ना, तो उनका बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, उनके खाना खाने का, उठने बैठने का तरीका, काम करने का तरीका, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। और उसके अंदर भी छोटे छोटे सब कल्चर्स भी होते हैं। एक पर्टिकुलर ग्रुप है तो वो अपने तरीके से काम कर रहा है, एक डिपार्टमेंट है उसका कल्चर अलग है। तो उनकी लैंग्वेज, ड्रेस कोड, उनके बिहेवियर, सेरेमनीज, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी तरह की सेरेमनीज, सेलिब्रेशंस भी करती हैं। तो जैसे कल्चर होता है वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी एक कल्चर है। पॉलिटिकल सिस्टम भी है ये थोड़ा सा, लेकिन इन्होंने नेगेटिव तरीके से बोला है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के ना अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं। ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन में पावर प्ले होता है, पावर डायनामिक्स होते हैं, पावर का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि पावर जो है वो किसके पास है, अथॉरिटी कौन है, एंड सबके अपने कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट होते हैं, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कई बारी। तो ये थोड़ा सा इन्होंने नेगेटिव कॉनोटेशंस में लिया है कि ऑर्गेनाइजेशन भी एक पॉलिटिकल सिस्टम की तरह है, जिसमें पावर का बहुत बड़ा रोल है, और कोलिशन का मतलब एक दूसरे के साथ भी चलना है, लेकिन फिर भी दोनों के इंटरेस्ट आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, दोनों ही प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, दोनों का गोल एक जैसा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस तरीके से। फिर साइकिक प्रिजन की तरह ये है कि जैसे हमारा एक प्रिजन होता है ना, जैसे हमने माइंड में हम ट्रैप हो जाते हैं, उस टाइप की बात कर रहे हैं कि एक्चुअली में जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनकी अपनी खुद की अनकॉन्शियस प्री ऑक्यूपेशंस है, बायसनेस है अपने माइंड में पहले से ही, जिसकी वजह से वो एक इम्प्रिजन, जैसे कि प्रिजन में होते हैं वैसे ट्रैप हो जाते हैं अपनी खुद की रियलिटी में, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे सपोज अ फिनोमिना दैट रिस्ट्रिक्ट्स थिंकिंग इज ग्रुप थिंक, जहाँ पे क्या होता है, जैसे ये क्या है, ग्रुप थिंक क्या है, ये होता है कि जैसे मान लो जब आप ग्रुप में होते हो ना, तब आप अपनी इंडिविजुअल सोच को इग्नोर कर देते हो और ग्रुप की तरह सोचने लग जाते हो, और बाद में जब आप अकेले होते हो तो आपको लगता है कि वो शायद मैं गलत सोच रहा था, क्योंकि वहाँ सब ऐसे कर रहे थे, मैं भी ऐसे ही कर रहा था। ग्रुप थिंक में क्या होता है कि मेंबर ऑफ अ ग्रुप डेवलप शेयर्ड इल्यूजन, वो सारे एक जैसे सोचना शुरू कर देते हैं और एक ही तरीके से चलना शुरू कर देते हैं, और भूल जाते हैं कि वो जो चीज़ कर रहे हैं कई बार उसका जो रिजल्ट होता है वो बड़ा नेगेटिव आने लगता है। वो ग्रुप थिंक है, मतलब ग्रुप एक साथ सोच रहा है एज अ ह्यूमन, मतलब एक इंडिविजुअल की तरह, वो पूरे ग्रुप की सोच एक हो जाती है और कई बार वो गलत फैसले ले लेते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप एक ट्रैप में फंस जाते हो, एक प्रिजन में फंस जाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं ग्रुप में हूँ तो हम सारे जो है वो एक जैसा सोचें, ग्रुप थिंक करें, जबकि वो चीज़ कई बार बहुत नेगेटिव भी रिजल्ट कर सकती है। जैसे यहाँ पे बोला है कि अनएनिमिटी हो गया, इनवल्नरेबिलिटी हो गया, तो ग्रुप से हटके सोचोगे तो आपको कई बार लगता है कि नहीं हम ग्रुप से अलग हो जाएंगे तो हम वल्नरेबल हो जाएंगे या हम दुश्मन बन जाएंगे उसके, तो आप ग्रुप के बीच में रहते हो तो ग्रुप की तरह ही सोचना शुरू कर देते हो जैसे ग्रुप सोच रहा है। तो वो कई बार ऐसी चीज़ें आपको ट्रैप कर देती हैं, ठीक है। एंड
कंफॉर्मिटी की वजह से। कंफॉर्मिटी क्या होता है कि आप दूसरे को देख के उसी की तरह बिहेव कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि आप ठीक कर रहे हो, जैसे सब लोग खड़े हैं तो आप भी खड़े हुए हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें होती है आप उसी को फॉलो करने लग गए, तो एक प्रिजन की तरह हो जाता है। तो दिस क्रिएट्स अ कंस्ट्रक्टेड रियलिटी एंड स्टीरियोटाइप व्यूज ऑफ आउट ग्रुप, मतलब इन ग्रुप आउट ग्रुप वाली फीलिंग आ जाती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले लोग हैं और बाकी उससे बाहर वाले हैं, ये मेरे लोग हैं, वो मेरे से दूर के लोग हैं। तो एक बाउंड्री सी क्रिएट हो जाती है मेंटली कि ये हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हैं तो हम सब ऐसे करेंगे, और जो हमारे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो हमसे अलग है, वो आउट ग्रुप है। तो ये इनहेरेंट मोरालिटी, अपने ग्रुप को लेके एक मोरालिटी हो जाना कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ही ठीक है, मुझे उसके लिए ही काम करना है, या मुझे जो करना है वो उसके भले के लिए करना है चाहे दूसरे का नुकसान हो जाए। दिस लीड्स टू फॉल्टी डिसीजन मेकिंग, इस वजह से डिसीजन मेकिंग गलत हो सकती है और कॉन्सिक्वेंसेज बहुत डिजास्टर्स हो सकते हैं। तो टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब यहाँ प्रिजन मेटाफर का इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसका एक हिडन मीनिंग है कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। फिर ऑर्गेनाइजेशन एज अ फ्लक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लक्स क्या वो होता है जो हमेशा बदलता रहता है, ठीक है, जिसमें हमेशा कोई ना कोई मूवमेंट होती रहती है, उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, परमानेंस भी है, चेंज भी है, कुछ ना कुछ बदलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को रिन्यू करती रहती है, चेंज बदलती रहती है, सिस्टम, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ऑर्गेनाइज भी करती रहती है, बदलती भी रहती है, इसलिए इसको फ्लक्स के साथ इन्होंने वो करा हुआ है, मेटाफर कंपेयर किया हुआ है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डोमिनेशन। डोमिनेशन मीन्स कि अगली फेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ, सीधा सीधा यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने कि ये एक अगली फेस है ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ का, क्योंकि यहाँ पे सब अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। मतलब जो आपके ऊपर जो बॉसेस हैं, जो अथॉरिटी है, वो आपके अपने इंटरेस्ट के लिए आपको काम करवा रही है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपने इंटरेस्ट के लिए अपने नीचे के लोगों से काम कराती है, तो एक डोमिनेशन रहती है, ठीक है। तो और इवन अ फैमिली बिजनेस हो, चाहे कह रहे चाहे मिलिट्री की बात करो, चाहे मल्टीनेशनल एमएनसी की बात करो, चाहे किसी फैमिली बिजनेस की बात करो, वहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट होता है सबका, और एसिमेट्रिकल पावर रिलेशंस होते हैं कि किसी के पास तो बहुत ज़्यादा पावर है, कोई मेजॉरिटी है, कोई माइनॉरिटी है, तो मेजॉरिटी वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। देखो जो टॉप मैनेजमेंट है वो कम होते हैं, जैसे सीईओ हो गया या बोर्ड मेंबर्स हो गए, वो लोग तो कम है, लेकिन उनके लिए जो काम कर रहे हैं वो ढेर सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो जो मेजॉरिटी काम कर रही है वो माइनॉरिटी के लिए काम कर रही है। तो यहाँ पे हैजार्डस वर्किंग कंडीशंस या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हो सकते हैं, कोई डिसीज़ हो सकता है, ऑक्यूपेशनल डिसीज़, या प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर वर्कोहॉलिज्म जैसे होता है कि ये वर्कोहॉलिज्म को प्रमोट करते हैं कि आप 24 घंटे काम ही करते रहो, रिलैक्स ना करो, स्ट्रेस लो। इन सब चीज़ों की वजह से ये टूल ऑफ डोमिनेशन बन गया जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो ये सारे मेटाफर्स इन्होंने यूज़ करे हैं, और यहाँ कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिए हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने इनके आंसर हाईलाइट कर दिए। जैसे यहाँ लिखा है कि अगर थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल एंड वी से कि ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग लाइक अ वेल ऑयल इंजन, एक इंजन की तरह काम कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन, और जब वो काम नहीं करता यानी कि कम्युनिकेशन ब्रोकन डाउन हो गई है और उसे फिक्सिंग की ज़रूरत है, तो इसका मतलब हम कौन सा मेटाफर बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन है। ऐसे ही दूसरा दिया है कि मेटाफर इज कंसर्न विद रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एनवायरनमेंट एंड एबिलिटी टू सर्वाइव बाय बीइंग अडेप्टिव। तो अडेप्ट कर लेना एनवायरनमेंट के साथ, तो वो क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म की तरह हो गया। तो तीसरा है कि पीपल डेवलप अनकॉन्शियस मैकेनिज्म, अनकॉन्शियस मैकेनिज्म्स होते हैं, कंस्ट्रक्ट रियलिटी, अपनी खुद की रियलिटीज बना लेते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब भी अनकॉन्शियस की बात करते हैं और एक कंस्ट्रक्ट रियलिटीज की बात कर रहे हैं जिसमें वो खुद ही अपनी रियलिटी बना के उसमें रहने लग जाते हैं, तो वो साइकिक प्रिजन की बात हो रही है, जो एक सोच है उनकी कि हमें इसी चीज़ में रहना है, यही हमारी रियलिटी है। और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन मेटाफॉर दैट रिकॉग्नाइजेस कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन, जहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन एज अ पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। और अगर ये डोमिनेशन का आता है तो उसमें ये लिखा होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सिर्फ उनको अपने इंटरेस्ट के ऊपर फोकस है, जहाँ पे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डाला जाता है कि वो हमेशा काम करते रहे, वर्कोहॉलिक रहे, स्ट्रेस में रहे, तो वो डोमिनेशन हो गया।
अगर हमेशा चेंज और डायनामिक होने की बात हो रही है तो वो फ्लक्स हो गया। तो इस तरीके से मेटाफर के साथ आप रिलेट कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अलग अलग चीज़ों के जैसी लगती हैं। तो दिस वाज इट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल जो आपका टॉपिक है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। एंड अभी ये शुरू हुई है, फर्स्ट वीडियो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो अभी आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने और क्लासमेट्स के साथ, और तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे की वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।